मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। आपको पता है सारा रिवीजन वगैरह हो गया है, सारा चीज हो रखा है। तो अब क्या है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है और किस हिसाब से करना है वो सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये आपका जो पेपर है एक प्रकार का सैंपल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, जहां पे आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस चीज को करने के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज सामान्य निर्देश है, वो चीज मैं बता दूं आपको क्या क्या है। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका पेपर आएगा वो 3 चीजों में डिवाइड होगा, 3 खंडों में डिवाइड होगा, जिसको इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं। क सेक्शन, ख सेक्शन, ग सेक्शन, इस हिसाब से। तो पहले के सेक्शन में क्या होगा, 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा अगर खंड ख की बात करें तो इसमें भी 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो ग सेक्शन होगा उसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ये जो पहला अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग की बात करूं, ठीक है, ये वाले की खंड क की, तो इसमें जो 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके बुक से दिए जाएंगे। ये नॉर्मल जेन्युइन जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, 24 जो खंड ख की बात करूं, तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे जैसे कथन कारक वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैसेज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है, इनमें आपको थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा मैप वाले क्वेश्चन, थोड़े कार्टून के क्वेश्चन, तो इस हिसाब से चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो खंड क, खंड ख और खंड ग, इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। और 50 क्वेश्चन में आपको बताया 50 क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 0.80 मार्क्स का हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ लिखा भी है, तो इस चीज को पढ़ लीजिएगा। कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खंड क यानी कि सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा है कि संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई थी। तो आपको पता है ये जो रचना हुई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन होगा। इस पेपर में आपको इजी टू हार्ड दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कंफ्यूजन वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, अगर आप हमारी वीडियो को देख रखे हैं पहले से, आपने सारा चीज पढ़ रखा है पहले से हमारी वीडियो के थ्रू, तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, कहीं जाने वाली बात नहीं है और हर एक चीज का चीज मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसके पेपर कराने के साथ साथ मैं आंसर भी बताता जाऊंगा और लास्ट में एक ऑप्शन आपके साथ ये भी रखूंगा कि अगर आपको इस पेपर का की चाहिए है ना, तो मैंने इसका एक की भी बनाया है कॉपी पे लिख के, अगर आपको चाहिए तो एक साथ पूरे का आंसर मैं भेज दूंगा, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। बी की अगर बात करें यानी कि सेकंड की बात करें तो लिखा है कि संविधान सभा के सदस्यों की निर्वाचन किस प्रकार से हुआ। तो किस प्रकार से हुआ था, तो आपको पता है 1935 में स्थानीय प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद कितनी रह गई थी। तो कितनी रह गई थी, 299, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ। कैसे तय हुआ, तो ये हुआ था उनके परामर्श से, तो जो कैबिनेट मिशन थे उनके परामर्श से सारा चीज हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन लिखे गए हैं। जैसे क्या ए पॉइंट लिखा है कि संविधान सभा की आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक थी। इसके अलावा बी की अगर बात करें तो संविधान सभा सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी। सी, संविधान सभा ने संकीर्णता व स्वार्थकता से परे रहकर कार्य किया। और डी ऑप्शन लिखा है संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार पर मतभेद नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सही नहीं है। तो आपको पता है कि संविधान सभा जब बनाई गई थी और उसके बाद ये बताया गया था जब संविधान बनाना है तो कई सारे ऐसे टॉपिक थे जिनको लेकर आपस में ही जो संविधान सभा के जो सदस्य थे आपस में लड़ गए थे। ठीक है, मतभेद भी हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन सही। तो
ये आपको डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इस पे करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा तो कौन करता, आपको पता है कि समाज के लिए तो संविधान का निर्माण किया गया है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि संविधान। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, संविधान। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो राजतंत्र में कानून का निर्माण करता है तो कौन करता है? सिंपल चीज है, राजतंत्र होता है राजा का, लोकतंत्र होता है जनता का, तो यहाँ पे राजा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो कौन थे? सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा अगला बात करते हैं। विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान है जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए थे? तो आपको पता है ये डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, क्योंकि भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका एक ऐसा देश था जहां पे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद यहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया था, तो इस वजह से डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान किस देश से लिया गया हो? तो इसको तो आपको देखते ही आंसर बता देना है, कनाडा के संविधान से, क्योंकि सारा चीज मैंने करवा रखा है। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहां पे सारा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ए टू जेड सारा नोट्स आपको मिलेगा, सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ या जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे आपको नोट्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है, तो इसका प्रणाली आपको पता है, ये तो मैंने आपको बताया था कि चुनाव की रेस में जो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही व्यक्ति जीतता है, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे होता है वही जीतता है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं 12वें के। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है ये जो चीज है परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग की सहायता से किया जाता है। जैसे परिसीमन आयोग जो होता है ये एरिया डिसाइड करता है और चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना होता है, तो ये निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो ये डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 324(1) में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला बात करते हैं 14वें। आगे लिखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर बना रहता है, कब तक बना रहता है? तो 65 वर्षों तक बना रहता है, और इसके साथ साथ 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले खत्म हो जाए, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है, तो ढांचा है आपको बताया, पंचायती राज व्यवस्था जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था 3 स्तर की सरकारें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत, तो 3 स्तर की सरकारें, यानी कि त्रिस्तरीय सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे, किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया है? तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया था, आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें बताया था, तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं 17वां। समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। उपयुक्त मत का समर्थन किया है, किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। आपका जब एक एक पार्टिकुलर वाइज जब मैंने टेस्ट लिया था एमसीक्यू का, तो उसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें कार्ल मार्क्स, अगर जिन बच्चों ने टेस्ट दिया होगा वो तो छूटते ही सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को मैंने करवा ही रखा है ऑलमोस्ट। आगे बात करते हैं। प्लेटो की पुस्तक का नाम था, तो सिंपल चीज है द रिपब्लिक। क्या नाम था? द रिपब्लिक। अच्छा, एक चीज और बताओ कि इसमें सी ऑप्शन भी लिखा है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक थी? महात्मा गांधी की पुस्तक थी। प्लेटो ने जो लिखा था द रिपब्लिक, और हिंद स्वराज किसकी पुस्तक थी? तो महात्मा गांधी की थी, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे गए कथनों में से कथन सही नहीं है, यानी कि कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। तो पहला, राजनीतिक सिद्धांत का क्रमशः विकास हुआ है। बी, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अवधारणाएं यथा स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों की रूप में स्थापित करता है, ये भी सही है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को सही रूप से आकलित करने से नहीं है,
और डी ऑप्शन लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत मौजूदा राजनीतिक अवधारणाओं की परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही गलत है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपको सी पे टिक लगा देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये जो आंसर है इसका ये गलत है, तो इस वजह से सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों है वो बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने की घोषणा स्वीकार तथा लागू की थी। तो क्या चीज की घोषणा? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, तो डी इज अ राइट आंसर। आगे बात करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन। मानव अधिकारों के पीछे मूलभूत अवधारणा है। तो मानव विकास के पीछे मूलभूत अवधारणा क्या है? यह राज कर्तव्य है। मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की है। तो कौन से अधिकारों की? तो आपको जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें आपको बताया था कि इमैनुअल कांट ने क्या बोला है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा कर्तव्य है? ये तो नैतिक है, तो इस वजह से सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे, विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है नर्मदा नदी से संबंधित है, मैंने इसको भी बताया था। आगे, विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का अभिप्राय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। विकास की परियोजनाओं पर सलाह आम जनता से ली जाती है। बी, विकास की प्राथमिकता और रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाही करते हैं। इसके अलावा विकास एक संकुचित अवधारणा नहीं है और इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें जो है बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। आगे 25वां, मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन लिखे हैं। पहला, मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक है। बी, मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। सी, इनकी सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। डी, संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इसका उल्लंघन ना कर सके। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। आगे, उपयुक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की स्वादेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार की विश्व जननी घोषित करती है। यानी कि इस कथन को किसने किया था, किसने जिक्र किया था, कौन से देश ने या फिर कौन से संगठन ने? तो इस चीज का जो जिक्र किया था यूएनओ ने किया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अब यहाँ पे आपको काम एक क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको थोड़े से हार्ड लग रहे हैं कृपया उसको अपने कॉपी में नोट करके रख लें ताकि पेपर से पहले पढ़ के जा सके, ठीक है। और बाकी आते हैं तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। आगे बात करते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है। क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास के लिए निर्धारक है। बी, व्यक्ति के उल्लंघन पर साधारण न्यायालय में जा सकते हैं। सी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। डी, मौलिक अधिकारों की सूची बहुत आकर्षक है। तो इसमें आपको पता है मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। तो सी इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है। क्या कार्य है? तो चुनाव लड़ना, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई करना। तो जाहिर सिंपल सी चीज है, बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि जो मानवाधिकार काम करता है मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई करने का काम करता है। आगे बात करते हैं। भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए किस मतदान प्रणाली को अपनाया गया है? तो कौन से मतदान प्रणाली को अपनाया गया है? तो राज्यसभा के चुनाव के लिए तो आपको पता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई गई है। तो सी इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है?
पहला मतदान सूची तैयार करना, ये तो कार्य है, बिल्कुल सही है। बी चुनाव के संचालन का अधीक्षण करना, ये भी सही है। सी निर्वाचक नामांकन तैयार करना, ये भी सही है। डी चुनाव लड़ना। तो आपको पता है निर्वाचन आयोग का काम होता है चुनाव को लड़वाना, करवाना का काम होता है, करवाने का, लेकिन चुनाव लड़ने का तो काम बिल्कुल नहीं होता। इसका काम किसका होता है? प्रतिनिधियों का काम होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? तो कौन बैठता है? तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा ऑप्शन, कक्षा संचालक यानी कि मॉनिटर का चुनाव, क्योंकि आपको पता है मॉनिटर का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, और आप लोग क्या करते हो, पर्ची के द्वारा या नाम लिख के द्वारा कैसे भी करके आप मॉनिटर को चुन लेते हो। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कथन और कारण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे पहले कथन बोला जाएगा, फिर उसका तर्क दिया जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया है, बिल्कुल सही कहा है। तर्क क्या दिया जा रहा है? भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में तथा इसकी सरलता के फलस्वरूप इसको सर्वसम्मति भी मिली है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे अब देखिए दोनों ऑप्शन सही के लिए कौन सा आंसर दिया गया है। तो पहला, अभिकथन एवं तर्क दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है। तर्क अभिकथन की सही स्पष्टीकरण करता है यानी कि व्याख्या करता है। तो ए इज अ राइट आंसर। तो आपको सीधा ए पे टिक कर देना है। आगे लिखा है, अभिकथन क्या दिया है कि संविधान के 73वें संशोधन 29 विषयों को स्थानीय शासन के अधीन रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। आगे तर्क क्या दिया जा रहा है? ये सभी 29 विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की आवश्यकताओं से जुड़े हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन एवं तर्क दोनों सत्य है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अभिकथन क्या बोला जा रहा है? प्रदेश की सरकार रखे के 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है जो प्रदेश में मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा ले सके। तो आपको मैंने बताया था कि एक वित्त आयोग बनाया जाता है जो कि ये डिसाइड करता है, ये देखता है कि जो ग्राम पंचायत यानी कि गांव के जो लोग हैं उनको सही पैसा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, वो अपना विकास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या आर्थिक स्थिति का जायजा लेता है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ये भी है। तर्क क्या दिया जा रहा है? इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मामला ना बने, बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका भी ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो तीनों का ही ऑप्शन ए ही है। तो ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों सही बिल्कुल हो रहा है। आगे, थिगुन समिति का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो जाहिर सी बात है थिगुन समिति थी, इन्होंने ही तो संवैधानिक दर्जा दिया था स्थानीय शासन को। तो इस वजह से बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अभिकथन में राजनीतिक सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव लाने का प्रयत्न करता है, बिल्कुल सही है। तर्क क्या दिया जा रहा है? राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप नित्य ही स्वतंत्रता एवं समानता जैसे अवधारणाओं का सतत विकास हुआ है, बिल्कुल ही बिल्कुल ही सही है। यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय समानता के बारे में सुव्यवस्थित रूप से अवगत कराता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे तर्क क्या दिया जा रहा है? राजनीतिक सिद्धांत से हम अपने विचारों को परिष्कृत कर देते हैं और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ए इज अ राइट आंसर इसमें भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। आजादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। ये देखिए स्टार्टिंग में आपको पता है आजादी भी इंपॉर्टेंट होती है, समानता भी इंपॉर्टेंट होती है, धर्मनिरपेक्षता भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से ये जो पहला पॉइंट है ये रॉन्ग है। दूसरा तर्क क्या दिया जा रहा है?
दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देती है। तो ये सही है, यानी कि कथन गलत है, तर्क सही है। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, ये तो इसमें से एक तो गलत था। अच्छा आगे, अभिकथन गलत है, यहाँ पे देखिए अभिकथन गलत है क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो गलत था, तो अभिकथन गलत है, लेकिन ये जो तर्क है वो सही है, लेकिन कारण जो है वो सही है, यानी कि इस वजह से आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 38 का सी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प क्या है, देखिए भारतीय संविधान के प्रावधान में स्वतंत्रता व समानता तथा बंधुत्व को प्रतिष्ठित किया गया है। अच्छा, बी ऑप्शन, भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। सी ऑप्शन, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है। और डी ऑप्शन है, राजनीतिक सिद्धांत स्थिर प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है जो तीनों है ये तीनों गलत है। जैसे भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। दूसरा, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। ठीक है, ये नहीं जो लिखा है बिल्कुल गलत है। आगे, राजनीतिक सिद्धांत स्थिर नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता रहता है। आगे बात करते हैं, 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में से निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। समाज को नई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, ये तो गलत ही लग रहा है मुझे। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का तो उल्लेख है, परंतु मूल कर्तव्यों का नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है, समय के साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार में संशोधन तथा विस्तार हुए, ये बिल्कुल सही है। आगे, न्यायिक व्याख्याएं व सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है, तो ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, क्योंकि तीसरा और चौथा दोनों सही है, तीसरा और चौथा दोनों सही है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं, 41वां क्वेश्चन क्या है, अधिकारों को गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है क्योंकि यह अर्थहीन है, गलत है ये तो। अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, इस वजह से बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे, जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य ना हो, ये इसकी गरिमा होती है। ये किसने कथन कहा था, यानी कि किसने इस चीज को कहा था, तो ये कांट ने कहा था। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा 42वें का। 43वां क्या है कि अधिकारों की सफलता निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है, तो जाहिर सी बात है संविधान की वैधता, जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो, इस चीज पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला बात करते हैं, प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं, किसके द्वारा प्रदत्त होते हैं, तो आपको पता है ये जो अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है ना, तो ये प्रकृति के द्वारा ही दिए जाएंगे, तो इसमें लिखा है कि प्रकृति या ईश्वर के द्वारा। आगे बात करते हैं, अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए सौंपते हैं, क्या सौंपते हैं, तो जो वैधानिक दायित्व इसमें होगा, वैधानिक दायित्व। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजनीतिक अधिकार सरकार को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व बनाते हैं क्योंकि ये अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकार है। दूसरा, ये जागरूकता बढ़ाते हैं। तीसरा, सभी लोग मतदान के फलस्वरूप सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं। और डी ऑप्शन, इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला लिखा है, किस मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना जाता है, तो विकेंद्रीकृत मॉडल को। ठीक है, क्योंकि शक्तियों को बांटा गया है, तो इस वजह से सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं, सही अर्थ में विकास है जब क्या हो, एक देश में फोनों की संख्या का होना, बी अत्याधुनिक हथियारों का होना, सी कारों की बढ़ती संख्या के द्वारा, और डी लोगों के जीवन की वह गुणवत्ता जो सामंजस्य तथा संतुष्टि को पूरा करे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये 48 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे 49। अब यहाँ पे देखिए आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा है
कि नीचे दिए गए चित्र में जनता की किस मांग को दर्शाया गया है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या लिखा है, अधिकार अधिकार लिखा है ना बार बार, तो जाहिर सी बात है किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे अधिकारों की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करते हैं, किस विचारक ने न्याय पर पुस्तक लिखी है, ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, तो जाहिर सी बात है इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, प्लेटो ने लिखा है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखिए। अब यहाँ पे एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काम कर रहा है। तो आपको पता है जब मौलिक अधिकार में पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा जब बच्चों से काम कराया जाता है, बधुआ मजदूरी कराई जाती है, तो उसके खिलाफ भी उसके पास अधिकार होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है। तो लिखा है कि चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दर्शाया गया है, तो आप मुझे बताइए। ए शोषण के विरुद्ध का अधिकार, बी समता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, या डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मैं सही आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न दृष्टिहीन बच्चों के लिए जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। आगे, नीचे दिए गए चित्रों में भारतीय संविधान सभा के 2 सदस्यों के नामों की पहचान कीजिए। ठीक है, ये 2 सदस्य हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, एक ब्लैक है ना, ब्लैक कलर का वो कोट पहन रखे हैं, और एक ये है, तो कौन है ये। तो पहला ऑप्शन लिखा है डॉक्टर अंबेडकर तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद दोनों ही है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे रिट में समझा रहा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका भी आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट तो करो, मैं आपको आंसर सही बताऊंगा। ठीक है, आगे, अब इसके बाद यहाँ पे पैसेज मिला है। पैसेज क्या है कि संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है, ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार के संशोधन तथा सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है। संविधान के इन हिस्सों को काफी लचीला बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है संशोधन की बात हो रही है इसमें। अब क्वेश्चन किस हिसाब से वो देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान है क्या है, लचीला है, कठोर है, आसान है, या कठोर और लचीलापन दोनों का समन्वय है। इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं पढ़ाते वक्त भी बताया था, और इसके साथ साथ ये पढ़ने के बाद, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाक से बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं आता है वो भी बताइए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे, संविधान में परिवर्तन की शक्ति निहित है, किस चीज में निहित है, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन कहां से होता है, विधायिका से होता है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे, विधि द्वारा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित संविधान के संशोधन हेतु किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अनुच्छेद 14 में समानता का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का जिक्र किया गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें अनुच्छेद 2 ही होगा। तो विधि द्वारा जो शब्द का प्रयोग संविधान के संशोधन हेतु किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में पहला, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, किया जा सकता है। आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन किए जा सकते हैं, इच्छा अनुरूप वह परिवर्तन किए जा सकते हैं, संशोधन जनमत पर निर्भर होता है, तो ये दोनों गलत है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं, फिर पैसेज दे दिया, तो देखिए यहाँ पे 1950 और 1960 के दशक में जब अधिकतर एशियाई व अफ्रीका देशों ने औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल की, तब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की निहायत जरूरी समस्याओं का समाधान करना था। ठीक है, ये एशिया अफ्रीका जैसे देशों की बात हो रही है, जिस टाइम पे वो आजाद हुआ था उस टाइम पे गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी, निरक्षरता इत्यादि चीज। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये चीज देखिए। तो एशिया और अफ्रीका के देशों ने किससे आजादी हासिल की, तो जाहिर सी बात है किससे आजादी हासिल की, विकासशील देशों से नहीं, बिल्कुल गलत है, विकसित और पश्चिमी देशों से। जाहिर सी बात है पश्चिम जो देश थे वही गुलाम बना रखे थे, और जाहिर सी बात है वो विकसित भी थे, तो इस वजह से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे,
विकासशील देशों की मुख्य समस्याएं थी। क्या समस्याएं होती हैं? तो विकासशील देश ऐसे देश जो अंडर डेवलपमेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है बुनियादी सुविधाओं की अभाव होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे, विकास की अवधारणा का संबंध है तो किस चीज से है? तो इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, क्योंकि विकास चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो विकास को डेफिनेशन ही मैंने बताया था और डेफिनेशन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो जल्दी से बताइए कौन कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अविकसित देशों को स्वतंत्रता मिली तब उनके नागरिकों का स्तर कैसा था? तो कैसा था? आरामदायक था? नहीं। उच्च स्तर था? नहीं। निम्न स्तर था? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, औपनिवेशिक शासन में संसाधनों का प्रयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? विकासशील देशों के लिए होता है, औपनिवेशिक देशों के लिए होता है, जनता के लिए होता है या सभी के लिए होता है? तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके टोटल 60 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, सारे के सारे चीज। ठीक है, और सबका सब चीज हो रखा है। 50 को 60 क्वेश्चन आपको करवा दिया। कोई किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रैक्टिस सेट करने में मजा आया कि नहीं आया वो जरूर आप बताएं। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जो हार्ड थे उनको आप लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, समय का ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा चीजों को। OMR सीट की मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको देख लीजिए, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। फ्लूइड का यूज बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो सारा चीज मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इस चीज की भी जिक्र किया कि कैसे OMR से जो सीट है उसमें मैंने जिक्र किया था कि कैसे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो सारी चीज का मैंने डिस्कशन कर दिया। 60 क्वेश्चन भी हो गए आपके। तो बाकी अगर आप चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी चीज में दिक्कत है, डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नोट्स पाने के लिए। और बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।